TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर अजहर और आज हमारा शो बहुत ही ख़ास है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बात हो रही थी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर, और हमने पिछले शो पर उस पर ब्रीफली बात तो की, लेकिन मिसबा और वकार यूनुस की रेजिग्नेशन की खबर इतनी बड़ी थी कि हम डिटेल में सवालात उस पर नहीं उठा सके। तो हमने सोचा कि इस पर बात करते हैं, एंड वी गॉट वेरी वेरी लकी बिकॉज टुडे वी हैव द बिग मैन विद अस हिमसेल्फ, द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जनाब मोहम्मद वसीम साहब, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम हैदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे से में मौजूद है रेहान उल हक, जो वसीम से सवाल करेंगे प्रॉपरली स्टैट्स को सामने रखकर। सो रेहान, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि जितने भी रूमर्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, बिकॉज वी ऑल शुड प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड T20 एंड जो भी स्क्वाड अनाउंस हुई है दैट नीड्स टू बी बैक, तो वील डिस्कस दैट एंड द लॉजिक बिहाइंड इट। चलो ठीक है, उसी पे शुरुआत करते हैं। वसीम विल जंप स्ट्रेट इनटू दिस, क्योंकि रेहान ने बात रूमर्स की रूमर्स तो बहुत ज़्यादा चलने शुरू हुए। सबसे पहला जो रूमर चला वो तो यही चला कि बाबर आजम स्क्वाड के साथ खुश नहीं है। साथ में बीच में कुछ ये भी बातें आई कि मिसबा उल हक स्क्वाड के साथ खुश नहीं थे। उन्होंने वन ऑफ द रीजंस व्हाई रिजाइंड वाज दैट। आई थिंक इट विल बी इनअप्रोप्रिएट फॉर यू टू कमेंट ऑन द रूमर्स, लेकिन मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ और जो हमें देख रहे हैं उनकी भी, ताकि क्लैरिटी हो जाए इस बात की। आप हमें ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि आप जब से आए हैं, आपका जो टीम आप अनाउंस करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब कंसल्टेशन में कौन कौन शामिल है और कितनी इनपुट ली जाती है फ्रॉम द हेड कोच एंड द कैप्टन? तो इससे ज़रा शुरुआत करते हैं। ज़रा पहले प्रोसेस अपना एक्सप्लेन कर दें, देन वील बिगिन। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट होता है, जो इनिशियली हम करते हैं, रिव्यू करते हैं हम पास्ट परफॉर्मेंसेस को, रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस की। लेट्स से कि अगली सीरीज़ हमारी आ रही है, तो उससे जो पहले सीरीज़ हुई है, जो उससे पहले सीरीज़ हुई है, उसको रिव्यू करना कि उसके अंदर कौन से हमारी अच्छी चीज़ें थी और साथ साथ कौन सी हमारी वीकनेसेस थी। परफॉर्मेंसेस उसमें कंसिडर की जाती हैं कि कहाँ पे हमें बेहतरी की गुंजाइश चाहिए। अब वो सम टाइम वो चीज़ें वेरी भी करती हैं, बिकॉज डिफरेंट एक सीरीज़ आ जाती है, वेन्यू वेरी जब करते हैं, कंडीशंस वेरी करती हैं, तो वो चीज़ भी देखी जाती है कि अब नेक्स्ट सीरीज़ की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और उसके बाद फिर वो एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स के ये ऑप्शन अगर हमें चाहिए कि एडिशनल प्लेयर अगर इस रोल के लिए चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हमारे पास 2 नाम हैं, कभी 3 नाम हो जाते हैं, कभी 4 नाम भी हो जाते हैं, कभी 1 नाम ही सामने आता है। तो उस तरह प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस रोल का, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि टीम के अंदर रोल क्या होगा, उस प्लेयर को रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से रोल के लिए है। तो काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च की जाती है। ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। कंसल्टेशन की जहाँ तक आप बात करते हैं, डेफिनेटली हेड कोच, कैप्टन हमारे साथ ऑलवेज ऑन बोर्ड होते हैं, उनसे प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं। हाँ, चाहे वो टूर पे हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों, तो दे आर ऑलवेज ऑन द बोर्ड, प्रॉपर उनसे डिस्कशंस होती हैं। वो समटाइम इससे फर्दर मैं मतलब वाइस कैप्टन से भी इनपुट ली जाती है, मतलब मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आप क्या समझते हैं। तो ऑब्वियसली जब सारे मिल के फ़ैसले करते हैं, तो उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन से ऐसे लड़के हैं जो इस रोल के लिए आगे आ सकते हैं, या किसको है जिसको और ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए। तो एक पूरा प्रोसेस इस तरह फॉलो किया जाता है। लेकिन वो जो बात आप रूमर्स की कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों की, तो वो लगता है ये कि बस हैंड पिक लड़के पिक हो जाते हैं, भाई आप इसको खिलाना, अब इसको खिलाना है। ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। और जहाँ तक आप कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके अलावा मैं बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन करता हूँ। शायद रेहान को भी इस चीज़ का इल्म होगा कि जहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए होती है किसी ऐसी चीज़ में कि जहाँ पे कोई स्टैट्स या कोई इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो उसमें भी मैं हेजिटेट नहीं होता हूँ कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स पे अगर जाना पड़ता तो वो भी जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर सिर्फ क्लैरिटी के लिए, ताकि हम फिर रूमर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें, यहाँ पर सिर्फ मुझे इतना बता दें कि मिसबा उल हक ने कहा कि वो पिछले 24 दिन से सोच रहे थे, जब वो आइसोलेशन में थे, तो उन्होंने 24 महीने का उन्होंने अपना एवेल्यूएशन की कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। और उन्होंने पिछले जब क्वारंटीन कर रहे थे 10-12 दिन, तो उसमें उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, आई थिंक आई शुड रिज़ाइन। तो अगर वो ऑलरेडी ये चीज़ सोच रहे थे और उन्होंने जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुई उस दिन रेजिग्नेशन भी दी, तो फिर क्वेश्चन ये है कि किस कोच की रिक्वायरमेंट्स इस सिलेक्शन कमेटी के सामने थी टू फुलफिल, या फिर सिर्फ वो कंसल्टेशन लेकर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस सिलेक्शन कमेटी ने खुद डिवाइस करके प्रपोज किए?
देखिए उसमें जब तक मिसबा थे उनसे भी था रब्ता, उनसे भी बात होती रही थी, तो ऑब्वियसली वो टाइमिंग ऐसी होगी कि एक दिन दोनों चीज़ें अनाउंस हुई हैं उस पर। लेकिन आई थिंक आई मस्ट से कि देखें जो रेजिग्नेशन होता है, मैं प्लेयर के रिटायरमेंट के ऊपर भी यही बात करता हूँ, और कोई बंदा रिज़ाइन भी करता है तो आई थिंक दैट्स पर्सनल डिसीजन एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट इट रादर देन डिगिंग आउट के इसके क्या रीज़न थे। उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपनी कंसिडर की भी होती हैं, तो आई थिंक वी शुड ऑल रिस्पेक्ट जो भी पर्सनल डिसीजन किसी भी प्लेयर का या किसी कोच का होता है, एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड उस पर। तो Let's मेरा move नहीं ख्याल है कि forward. उस पर Let's move forward. No, no, I respect. I completely respect that. Let's move forward. और अब बात करते हैं स्क्वाड की। स्क्वाड साथ साथ अगर हम साथ साथ स्क्रीन पे भी ले आएंगे तो we'll have that on screen. लेकिन रेहान, what is your first query? आई थिंक वसीम भाई, जो मुझे स्क्वाड देख के लगा है, स्पेशली अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का देखते हैं, तो यूएई के अंदर इन सब का रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप हसन अली, इमाद, वसीम, शादाब, शाहीन, किसी की बात करते हैं, नवाज़ फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ देम हैव अ रियली गुड रिकॉर्ड। जो एक बंदा जिसके बारे में मेरा क्वेश्चन है इज़ फ़हीम अशरफ। उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर सकी उस तरह एज एन ऑलराउंडर, लेकिन अगर आप उनका T20 में बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो उनकी यूएई में ही हैज़ द बेस्ट इकॉनमी अमंग ऑल पाकिस्तानी बॉलर्स, एंड ही हैज़ द सेकंड बेस्ट एवरेज एज वेल। तो what was the thinking behind not having Fahim in the 15? देखो रेहान, इसमें मैंने अभी भी एक चीज़ एक्सप्लेन की कि ठीक है, हमें कंडीशंस को, और स्पेशली यूएई की कंडीशन जो कि हमारा होम ग्राउंड भी काफ़ी अर्सा रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे प्लेयर जितना उसको जानते हैं शायद बाकी टीमों को ये एज हासिल नहीं होगा। लेकिन आप ओवरऑल एक टीम का ये कंपोजिशन आप देखते हैं तो इसको आप बड़े क्लियर मैसेज आपको मिल रहे हैं कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट की अगर बात हो रही है, वो हमने कौन सा खेलना है, किस माइंडसेट के साथ खेलना है, ये सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं सिलेक्शन के अंदर। बैटिंग पे जब आप बाद में बात करेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। बॉलिंग में फ़हीम अशरफ की आपने बात की है, तो ऑब्वियसली अगर आप उनका कंपैरिजन करते हैं बाकी बॉलर्स के साथ कि वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद थे, आई थिंक आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि यूएई में पेस डज मैटर, कि स्पिनर्स तो हमारे है ही हैं, लेकिन अगर आप जितने भी फास्ट बॉलर्स हमारे देखते हैं, इंक्लूडिंग द ऑलराउंडर जो हमने कंसीडर किया है, अगर आप वसीम की बात करते हैं, वो हालांकि वो दोनों एज अ बॉलर भी सिर्फ वो खेल सकते हैं, लेकिन सबकी अगर आप पेस देखते हैं तो दे आर ऑल कंसिडर्ड एक्सप्रेस बॉलर्स, आपके एक्सप्रेस प्लेस बॉलर्स हैं, 145 तक ये सारे जाते हैं। तो वो जो एज मिला है यहाँ पे कि हम थोड़ा सा अटैकिंग ब्रांड बॉलिंग में भी लेके आए हैं कि हमने पेस के ऊपर रिलाई किया, और यूएई के अंदर पेस बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है, आपको पता है उन पिचेस के ऊपर। फ़हीम का अगर आप एज ऑलराउंडर कैटेगरी में देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ही मिसेज आउट, कि क्वेश्चन थोड़ा सा ये होता था कि क्या वो 4 ओवर अपने कंप्लीट करेंगे। बैटिंग पे आपने खुद ही थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनकी लगा दिया है, तो बॉलिंग पे भी यही था कि 4 ओवर वो कंप्लीट करते हुए हमें नज़र आते हैं, या उनका कंपैरिजन हम बाकी बॉलर्स के साथ करते हैं कि वो बेहतर एक पैकेज लेके आते हैं, तो वहाँ पे बाकी बॉलर्स को ज़्यादा एज मिले। अच्छा, यहाँ पे फिर ये हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ स्टैट्स वगैरह हैं, इनमें क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड रात को अनाउंस हुई और वहाँ पर रवि रामपाल हैज़ बीन कॉल्ड बैक आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रेहान? I think 5-6 मतलब years. 5-6 ईयर्स। Yeah. आई मीन उन्होंने पिछले 5-6 साल में नहीं खेला, तो एक पाकिस्तान के भी एक T20 सर्किट के स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे से नहीं खेला लेकिन T20 सर्किट्स पर हर जगह खेल रहे हैं। उनकी यूएई में एवरेज 12.2 है, 12.20 है, और इकॉनमी उनकी 5.15 है, और स्ट्राइक रेट उनका 14.2 है। वो है सुहेल तनवीर। सो वाज देयर एनी कंसिडरेशन टू, मतलब एवेल्यूएशन में इन लोगों के जो पहले खेल चुके हैं लड़के, या जो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है ऑन द T20 सर्किट, वर दे ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन? वसीम भाई, कंसिडरेशन का हिस्सा थे ये लोग? जी, इसमें देखिए एक चीज़ जो आपको शायद थोड़ी सी मिसिंग भी नज़र आएगी, या जिसको हमने कंसिडर भी किया था कि मे बी एक लेफ़्ट आर्म बॉलर अगर शाहीन का बैकअप हमारे पास मौजूद होता। लेकिन सबसे पहले इसमें यह है कि इससे पहले जितनी भी टीम्स हमारे स्क्वाड्स जा रहे थे वो हैड द लग्जरी ऑफ बिगर स्क्वाड्स। कोविड की वजह से वी हैड 20 प्लेयर्स, वी हैड 22 प्लेयर्स, तो उसमें हमारी कोशिश थी कि हर बंदे का बैकअप कम से कम एक बैकअप मौजूद हो, चाहे वो बैट्समैन थे, चाहे वो विकेट कीपर्स थे, चाहे वो आपके फास्ट बॉलर्स थे। तो एक चीज़ इसमें अब जब 15 प्लेयर आपने ट्रिम डाउन करना है तो ऑब्वियसली फिर आपको वो देखने एरियाज़ की यू गो फॉर द बेस्ट ऑप्शंस,
कि वहाँ पे ठीक है आइडियली एक लेफ्ट आर्मर हमारे पास बैकअप में शायद मौजूद होना चाहिए था। देन इट कम्स टू द क्वालिटी एंड व्हाट ही ब्रिंग्स इनटू द टीम। इसमें आपने सुहेल की बात की है, इसमें वहाब रियाज पे भी डिस्कशन हुई थी, बट करंट सिनारियो को देखते हुए उनको कंपैरिजन अगर किया जाता है जो बॉलर्स हमारे पास अपने सेलेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली उनको एज हासिल थी उनकी करंट फॉर्म के ऊपर और उनके जो भी जिस तरह वो तरीके से वो खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, व्हाट दे ब्रिंग इनटू पाकिस्तान टीम। तो कंसिड्रेशन ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बात फिर वही है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्टैट्स, इट्स ऑल उसमें आपको कंसिडर ये भी करना है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, टीम के अंदर वो बाकी चीज़ें क्या लेके आ रहे हैं और साथ साथ सबसे जो बढ़ के है कि आपकी जो करंट फॉर्म चल रही है वो कैसे है। तो जो बॉलर सेलेक्ट हुए हैं उनको एज हासिल थी बाकियों पे। अच्छा, आपने करंट फॉर्म की बात की और आपने वहाब रियाज का नाम खुद ले लिया। वहाब रियाज की अगर हम रीसेंट करंट फॉर्म देखें तो वहाब रियाज ने PSL खेला, PSL के अंदर ही वॉज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, आई थिंक शाहीन के साथ ही वॉज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। उसके ऊपर उन्होंने 100 का एक मैच खेला, वो परफॉर्मेंस हमारे सामने है। फर्दर मोर उनकी परफॉर्मेंस इन दी कैरिबियन CPL जो इस वक्त चल रही है वो भी सबके सामने है। सो ही इज़ डूइंग रियली वेल। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पाकिस्तान के बॉलिंग रिसोर्सेज पे नज़र डालते हैं तो नो डाउट ये जो हमारे लड़के हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन आई थिंक द सीनियर मोस्ट फास्ट बॉलर देयर इज़ हसन अली। क्या आपको नहीं लगता कि एक एक्सपीरियंस्ड हेड स्क्वाड में और होना चाहिए था, एंड बाय दैट वर्च्यू वहाब should have probably been given more consideration over the likes of some of the lesser experienced and more expensive bowlers? देखें इस पे हैदर, अगर आप एक करंट सिनारियो की अगर आप बात करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद थे, आपने बात की है शाहीन कोई नया नहीं है। ओके, एज वाइज आपको नज़र आता है कि एज कम है इन लड़कों की, बट दे हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, तीनों फॉर्मेट जो खेलते हुए आ रहे हैं। हारिस रऊफ ही इज़ बीन अराउंड फॉर अ वाइल और उनका भी आपको पता है कि इज़ अ मैच विनर ऑन हिज डे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, दूसरा आप एक्सपीरियंस की जब बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करता, मैं साथ में देखता हूँ कि जो मैच विनिंग आपका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ मैचेस पे अगर आप जाते हैं तो बहुत से और नाम भी आप लेना शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें बात वही आ जाती है कि पास में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आपकी कैसी रही है, आपने कितने मैचेस जिताए हुए हैं। तो अगर इस तरह का सिनारियो होता, मैं किसी स्पेसिफिक लड़के का नाम नहीं लेता, तो वो शायद टीम का हिस्सा होते, वो लास्ट 6 महीने साल से टीम से बाहर ही ना होते अगर उनकी उस तरह की कंट्रीब्यूशंस होती, मैच विनिंग उनकी परफॉर्मेंसेस होती। लेकिन जितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं आप इनको उठा के देख लेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आपको रिसेंट पास के अंदर नज़र आएंगी, जिसकी वजह से उनको प्रेफर किया गया। अच्छा, वक्त हो रहा है ब्रेक का। बाकी चीज़ में इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि जाते जाते कि देखें कि एक्सपीरियंस की आप बात करते हैं ना, तो आई थिंक जितने भी हम ICC के इवेंट्स जीते हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, या इवन मैं तो 96 का जो कार्लटन यूनाइटेड हम लोग जीते थे उसकी भी बात करता हूँ कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर था। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको उसमें काफ़ी जवाबात मिल जाएंगे। नहीं तो उसमें जवाबात आप ज़रा क्लियर करके बता देना, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि कुछ इनएक्सपीरियंस लड़के खेले थे, तो जहाँ वहाँ पर आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद थे, वहाँ पर 40 साल इमरान खान भी थे, 36-year-old मियादाद साहब भी थे। तो इट वाज अ गुड मिक्सचर ऑफ बैलेंस। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अब आपने खुद ही जवाब इस चीज़ का दे दिया है कि वो नाम कंपैरिजन फिर अगर आप दूसरे नामों से करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं वो आई गेट दैट। मेरा सिर्फ तो ये कोई मतलब मैं बात में ये करना चाह रहा हूँ कि हाँ जी चलो वापस यहाँ पे करते हैं। नहीं वापस आके इस पे लंबी बात करते हैं। मैं इस पे एक्चुअली एक और बात ये जो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वसीम भाई से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्योंकि वसीम ये तो हम दोनों भी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ही इज़ समवन हु डज डेफिनेटली कंसिडर स्टैट्स एंड डेटा व्हेन ही इज़ मेकिंग सम डिसीजन। उनका नॉर्दर्न का जो पूरा सक्सेसफुल स्टिंट था एज अ हेड कोच, उसके अंदर एक जो सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने यंग बच्चों को एक तो एम्पावर किया था और साथ में डेटा और एनालिसिस को हिस्सा बनाया था। तो मेरा सिर्फ पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि मैचअप्स कितने कंसिडर किए गए थे वाइल मेकिंग दिस सिलेक्शन। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सवाल को वसीम के आगे रखेंगे। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज और जियो सुपर। वेलकम बैक टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स लाउंज। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था मैचअप्स को लेकर, क्योंकि जब हम लोग अपने प्रिपरेशन वगैरह करते हैं और अब जब हमारे पास स्टैट्स वगैरह आता है तो प्रिडोमिनेंटली हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैचअप्स
राइट आर्म सीम, मतलब आई नो मैं फिर बहुत जनरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन राइट आर्म सीम के मैचअप्स कंपेयर टू लेफ़्ट आर्म सीम के मैचअप्स उतने फेवरेबल नहीं होते। और आपने ख़ुद बात की कि यू प्रॉब्ली योरसेल्फ फील के एक आधा बैकअप लेफ़्ट आर्म सीम बॉलर और होना चाहिए था। मेरा थोड़ा सा उससे बढ़कर सवाल है। मेरा सवाल ये है कि देखें, आपको ऑलरेडी पता है, आपके सामने एटलीस्ट 3 ऑफ द 5 ऑपोजिशंस दैट यूल प्ले, आपको उनके बारे में आइडिया है। आपको ये भी टेंटेटिव आइडिया होना था कि कौन कौन बैट्समैन उन टीमों का खेलेगा। प्लस जो 2 पोटेंशियल क्वालिफायर्स होंगे आपके ग्रुप में, वो एक बांग्लादेश होगा और एक आइलैंड होगा। तो वर मैचअप्स ऑल्सो कंसिडर्ड विद दीज टीम्स बिफोर मेकिंग द सिलेक्शन? देखिए, तो स्टार्ट विद, अगर हम बैटिंग लाइनअप हमारी अगर आप देखते हैं, तो एक तो पास्ट में शायद आप लोगों ने भी इस पे बात की होगी कि हमें ओपनर्स बहुत ज़्यादा थे टीम के अंदर, मिडिल ऑर्डर का हमें प्रॉब्लम चल रहा था। तो वो फोकस आपको सारा सिलेक्शन में मिडिल ऑर्डर के ऊपर नज़र आया है कि जो प्रॉब्लम एरिया था हमने उसको कवर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की है। देखिए, एट द मोमेंट आई थिंक आपके स्टैट्स भी शायद आपको यही बताएंगे कि सबसे ईजिएस्ट जॉब है एट द मोमेंट इन T20 क्रिकेट, वो आपकी पावर प्ले की बैटिंग है एज एन ओपनर। कि आप किसी भी बैट्समैन को ओपन कराते हैं तो ही हैज़ मोर चांसेस टू परफॉर्म रादर इन द मिडल ऑर्डर। और आई थिंक ये एक जेनेरिक सिनेरियो है कि जो लग्जरी आपको पावर प्ले की होती है उसके अंदर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं परफॉर्म करने के। इसलिए आपको कई बैट्समैन जो मिडल ऑर्डर थे वो आपको टॉप ऑर्डर में भी नजर आए हैं, दे हैव डन सक्सेसफुली। प्रॉब्लम रह जाता है हमारा नीचे हमने क्या स्ट्रैटी आपको इस टीम के अंदर नज़र आती है। ठीक है, बाबर रिजवान आपको पता है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनकी फॉर्म भी अच्छी है और वो अच्छी तरीके से उनकी पार्टनरशिप्स भी लग रही हैं। नाउ अब जो मैचअप्स की बात कर रहे हैं, पहले विद इन द टीम मैचअप्स की आप बात करें कि बाबर और रिजवान के साथ हमारे जो मैचअप्स बाकी बैट्समैनों के हैं वो कौन से होने चाहिए, और वो आपको नज़र आएंगे कि देखिए, आप चाहे सुहेब की बात करते हैं, चाहे आप आसिफ की बात करें, चाहे आप खुशदिल की बात करते हैं, कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो सिनारियो के लिए हैं कि ऊपर हमारी एक बेस अगर हमारी एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसके बाद ये आके वहाँ पे वो पावर हिटिंग या फायर पावर की जो मैं बात करता हूँ वो आके ये प्रोड्यूस कर सकें। हफीज़ हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हैं। अभी आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ वो टीम में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि ठीक है, उनकी करंट फॉर्म थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन लास्ट ईयर की बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं बैटिंग के साथ, लेकिन सबसे बढ़ के उनकी बॉलिंग का एडवांटेज हमारे पास मौजूद है। तो ही समवन इन द मिडल विद द एक्सपीरियंस हेड ऑन हिज शोल्डर्स कि जो दोनों तरह से क्रिकेट खेल सकता है, चाहे वहाँ पे आपको सेंसिबल क्रिकेट चाहिए। वसीम भाई, मैं ये आप टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, मेरा सवाल ऑपोजिशन मैचअप्स मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ या उसी तरफ आ रहा हूँ कि पहले मैचअप हमने टीम के अंदर अपने करना था कि यार हम एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट हमने करना है। उसके बाद देखें, अगर आप मोस्टली टीमों में देखेंगे तो आपको स्पिन डोमिनेट आपको वो नज़र आ रही हैं स्क्वाड जैसे जैसे सामने आ रहे हैं। जैसे इंडिया की अगर आप देखते हैं कि उनके स्पिनर्स आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ में पेसर्स भी उनके पास हैं। तो हमने मैचअप्स उसमें यही देखे हैं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं नॉट ओनली दे आर गुड अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग, क्योंकि स्पिन को तो आपको एक वो नज़र आएगा कि जितने भी ये बैट्समैन सेलेक्ट हुए हैं ये सारे स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और साथ साथ ये है कि उनके पास फास्ट बॉलर खेलने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉट नेसेसरली के ऑलवेज आपको स्पिनर्स ही मिलेंगे। जो बात आप कह रहे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन का, जब बात हुई खुशदिल शाह की, दैट वाज द थिंकिंग कि खुशदिल शाह मिडिल ऑर्डर में हमें एक ऐसा लेफ्ट हैंड चाहिए जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को या राइट आर्म हमारे जो लेग स्पिनर्स अगेंस्ट आएंगे उनको वो कॉप कर सकें। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि इसके अंदर भी आपको क्वालिटी भी देखनी होती है। मैचअप्स तो ठीक है, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लगा दें जी कि सज्जे को आ गया लेग स्पिनर है, इसको खब्बा ही भेजना है। नाउ व्हाट अबाउट दैट लेफ्ट हैंडर, कि उसके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है भी कि नहीं, कि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, क्या वो गूगली रीड कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसकी हिटिंग जोन्स कौन से हैं, कितना उसका स्ट्राइक रेट है, कितना उसका बाउंड्री पर बॉल का उसका रेशो क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हैं तो उस पर खुशदिल हमने जो एक उसका बनाया था वो इन चीज़ों पे पूरा उतरता है। लेकिन आइडियली आप जो बात कर रहे हैं कि मे भी एक लेफ्ट हैंडर हम और इसमें एक देख सकते थे, लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि क्वालिटी के ऊपर, ऑल दो के हमारे पास रिजर्व्स के अंदर फ़खर जमान मौजूद हैं उस सिनारियो के लिए। चलिए, मैं वैसे अभी तक सवाल मेरा पाकिस्तान की बॉलिंग और दूसरे बैट्समैन के मैचेस का था, लेकिन रेहान आप योर क्वेश्चन प्लीज। तो जिस तरह उसी में आपने अच्छा, मैं आपकी बैटिंग का और उनके बॉलर्स का समझ के उस तरह जवाब दे रहा था, सॉरी। हाँ, वही मैं कह रहा था, वो मैं आपको फिर से आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट। हाँ जी। अच्छा, आपने जो खुशदिल की बात की, तो एक चीज़ तो मैं इस पे मैं खुश हूँ, और आई थिंक आपका जो डिसीजन है टू गेट खुशदिल इन द टीम, एक साइड पे हम सब बात करते थे कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए,
और अगर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आप पिछले 1 साल में देखें तो अमंग ऑल द लेफ्ट हैंडर्स उनकी जितने भी कंसिडर किए जा सकते हैं हाईएस्ट एवरेज और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उनका, अगर आप नेशनल T20 और PSL देखें तो दैट्स अ गुड चॉइस. बट माई क्वेश्चन हेयर इज़ रिगार्डिंग, आई नो फ़खर हो गया, शर्जील हो गया, इवन हुसैन हैज़ गॉटन अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले T20 फॉर पाकिस्तान. मेरा सवाल एक प्लेयर के ऊपर है एंड आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल सिलेक्शन पैनल्स इन द पास्ट एज वेल, तो फाइनली शुक्र है एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इज़ ऑन शान मसूद. मेरा क्वेश्चन ये है कि शान मसूद इज़, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो ही इज़ अ टेक्निकली अ वाइट बॉल प्लेयर, और वो हमेशा टेस्ट टीम के लिए कंसिडर होते हैं, वाइट बॉल टीम्स में इस तरह कंसिडर नहीं होते. और उनका PSL का रिकॉर्ड या आप उनका स्पिन के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखें, या ही इज़ समवन जो आप मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं और एज एन ओपनर भी खिला सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास आते हैं. उसके पीछे मुझे थोड़ा थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें कि इज़ शान मसूद कंसिडर्ड नॉट part of Pakistan's white ball plans at all, या इस शान was under consideration? That is something that I want to understand, because पिछले 3-4 साल से शान consistently white ball cricket में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको select red ball टीम में किया जाता है. Just wanted to ask that question. देखिए उसमें रेहान डेफिनेटली, अगर आप एट द मोमेंट मेरे से पूछते हैं जी कि शान मसूद के बारे में कि इज़ ही अंडर द कंसिडरेशन फॉर द फ्यूचर, अगर वाइट बॉल की बात करते हैं उसमें आंसर मेरा येस होगा. पास्ट में जब 6 महीने पहले की, आप 8 महीने की पहले बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो रेड बॉल के लिए ज़्यादा कंसिडर हो रहा था, ही वॉज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम. लेकिन उसके बाद जो एविडेंस उसने प्रूव किया है तो ऑब्वियसली वो सोचने में मजबूर कर दिया उसने कि आगे चल के हम उसको वाइट बॉल के, तो एक ट्रांजैक्शन फेस उसका एक चल रहा है. लेकिन बात फिर वहाँ आ जाती है कि हम जो अभी आपने सुना होगा रमीज़ भाई ने भी बात की है और हर तरफ ये बात एक चल भी रही है कि किस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेलनी है. इवन 50 ओवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमने कैसे खेलना है, किस स्टाइल की हमने क्रिकेट खेलनी है. तो एक क्लियर मैसेज आई थिंक कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से एक चला गया है, प्लेयर्स को भी चला गया है कि, और उसमें इस पे बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं. लेकिन शान डेफिनेटली इसका शॉर्ट आंसर मैं दूंगा कि हमारी कंसिडरेशन में है वो, जिस तरह उसने PSL में परफॉर्म किया है, अभी दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है, इसके अंदर ही परफॉर्म वो करते हैं, तो वो आते हैं हमारी कंसिडरेशन के अंदर. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लास्ट PSL में परफॉर्म किया है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं, आई कैन टेल यू कि वो रिक्वायरमेंट हमारी आगे चल के 50 ओवर्स में भी होगी. तो हम वो जो रवायती थोड़ा सा अंदाज़ था, क्योंकि हमने अब शो तो नहीं है वनडे क्रिकेट के हवाले से, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये कह दूँ कि वनडे क्रिकेट में हम जो नीचे जा रहे हैं उसमें भी जो एक माइंड सेट आपको नज़र आ रहा है कि हम थोड़ी सी उसमें रवायती क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम बाकी टीमों से पीछे रह गए हैं. तो जो भी लड़का आता है, चाहे वो शान है, चाहे वो कोई और आएगा, तो उनको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलना होगा, जो टीम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से खेलना होगा. अच्छा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की आप बात करें, और हम क्योंकि आई नो कि हम वैसे वर्ल्ड कप स्क्वाड पे बात कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ईशान का क्वेश्चन है, हमारे पास ये हाई स्ट्राइक रेट्स भी ऑफ रीसेंट PSL एडिशन के हैं. तो वसीम भाई, आपने ना एक जो सबसे पहली चीज़ जो आपने की थी, जब आपने अपनी सबसे पहली स्क्वाड अनाउंस की थी, आपने सामने लैपटॉप रखा था और आपने हर एक को जस्टिफाई किया था विद डेटा. यहाँ पर इस वक्त शान मसूद का पिछला PSL ही प्लेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 142.17 एंड आई थिंक द एवरेज वाज 29, नॉर्थ ऑफ 29 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. सिमिलरली जब आपने लैपटॉप रखा था, तो मैं जो एक चीज़ जब आपने सबकी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन दी थी, मैं सबसे ज़्यादा जो हैरान हुआ था वो ये हुआ था कि अगर स्टैट्स पर बेस करके और डेटा पे बेस कर वाइट बॉल टीम कभी भी सिलेक्ट हो ना, स्पेशली लिस्ट ए की, तो शान मसूद इज़ द सेकंड हाईएस्ट लिस्ट ए एवरेज आउट ऑफ ऑल एक्टिव क्रिकेटर्स राइट नाउ. द फैक्ट कि अब जाकर उसे कंसिडर किया जा रहा है फॉर वाइट बॉल क्रिकेट स्टिल गोज़ टू शो कि चलो ठीक है, देयर इज स्टिल टाइम फॉर हिम. बट आई पर्सनली थिंक कि जो एक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपने देखें, यू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू द लाइक्स ऑफ ताबिश एज वेल, जो स्टैट्स पर बेस करके था. आपने और भी काफ़ी ज़्यादा लड़कों को, मतलब साजिद को आप टीम के अंदर लेकर आए, आप नुमान अली को टीम में लेकर आए, और उन सारी डिसीजंस पे यू वर कमेंडेड फॉर दोज डिसीजंस बिकॉज दे वर गुड, पॉजिटिव, और उसमें दे हैड बेसिस. लेकिन ये मैं ज़रा थोड़ा सा लेट्स जस्ट क्विकली वाइंड दिस पॉइंट अप, फिर और सवाल भी बहुत है. मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि वसीम भाई, आपने पॉइंट आउट किया है कि एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट लुकिंग एट पाकिस्तान की जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स को एक सर्टन लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए. ये नहीं हो सकता कि आप प्लेयर को कहें कि वी नीड टू स्कोर एट 12 रन एन ओवर और तुमने आउट भी नहीं होना, बिकॉज देयर इज अ सर्टन रिस्क एसोसिएटेड विद दैट. तो मैं पिछले 2 साल का हमारा डेटा देख रहा था वाइट बॉल टीम का, तो आई नो कि 11 खिलाना आपका काम नहीं है, लेकिन एज चीफ सेलेक्टर व्हाट इज़ अ मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द प्लेयर्स के
डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. कितने चांसेस में 17 डिफरेंट प्लेयर्स हैव बीन ट्राइड एट नंबर 5 एंड नंबर 6. अगर किसी को कंसिस्टेंट रन उन पोजीशंस पे नहीं मिल रहा तो ऑटोमेटिकली वो जब नेक्स्ट टाइम खेलेगा तो वो वुड बी सर्कमस्पेक्ट, वुड नॉट प्ले फ्रीली. तो आई मीन इन सिलेक्शन प्रोसेसेस का मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वुड यू बैक देम फॉर अ लॉन्गर रन, व्हाट इज़ द प्लान. एंड नाउ दैट आपने कहा रमीज़ भाई ने भी ये बात की है, आई हर्ड पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान शादाब ने भी इंटरव्यू दिया कि वी वांट टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट. तो व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म सिलेक्शन स्ट्रैटजी इन टर्म्स ऑफ गिविंग सिक्योरिटी टू योर हिटर्स, लाइक खुशदिल हो गए, सोहेब हो गए, आज़म हो गए, आसिफ हो गए एंड ऑल दी अदर गाइज. इसके पीछे थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दें प्लीज़. देखिए, एक तो जो पहले मैं उस बात को बस एक वर्ड से कंक्लूड करूंगा कि जो आप बात करते हैं स्टैट्स की, तो अभी सिर्फ स्टैट्स देख के टीम नहीं बनती आंखें बंद करके. बहुत सी चीज़ें उसमें और भी देखी जाती हैं. क्योंकि स्टैट्स में देखें, आप एवरेज की बात करें, आप स्ट्राइक रेट की बात नहीं करेंगे, किसी के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, किसी के आप एवरेज की बात नहीं करेंगे, तो वो नंबर्स यू कैन गो अराउंड एंड अराउंड. तो वो आपकी हैदर वाली बात का जवाब आपको मिल गया. अब जो बात आपने की है, डेफिनेटली ये इशू रहा है और ये हमारा एज ए चीफ सेलेक्टर, मेरी सिलेक्शन कमेटी का भी ये कंसर्न था और इस पर बात होती थी. क्योंकि आई थिंक जब से मैं आया हूँ एज ए चीफ सेलेक्टर, 8 बैट्समैन, 8 से 9 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में ट्राई हुए हैं. उसमें उतने नए प्लेयर नहीं आए, यही रोटेट हुए हैं. लेकिन एक जो कंसर्न मेरा भी था और मेरी टीम मैनेजमेंट के साथ इस चीज़ पे हमेशा डिबेट भी होती रही है कि आई थिंक कि हमें चांसेस थोड़े से मोर कंसिस्टेंट देने की ज़रूरत है. तो वहाँ पे जैसे आपने खुद ही कहा कि प्लेइंग 11 जो है ऑब्वियसली उसमें मेरी से उतनी नहीं होती. ऑब्वियसली कंसल्ट उनको चाहिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हेड कोच और कैप्टन का ही होता है. तो एक ये ऐसा एरिया था कि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फील हो रही थी कि आई थिंक कि इस लड़के को थोड़ा लंबा एक रन मिलना चाहिए. लेकिन उसमें बात फिर वही है कि मैं पास में जाना नहीं चाहता कि अब चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो अब वो रिलेट आप नहीं कर सकते आगे के साथ. लेकिन डेफिनेटली ये एक इशू था और जिसकी वजह से कुछ लड़कों ने भी सफ़र किया है. लेकिन आगे चल के आपको आई कैन अश्योर यू कि अब वो जो प्रॉब्लम है, क्लियर मैसेज टीम मैनेजमेंट को भी चला गया है कि हमने किस तरीके से आगे चलना है. और आई 100% एग्री कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना और आपने आउट भी नहीं होना है. लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी टीम के अंदर रहा है और आई थिंक रेहान को इस चीज़ का काफ़ी आइडिया होगा. रेहान को वैसे काफ़ी चीज़ों का आइडिया मुझे एहसास हो रहा है. वसीम भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मुझे पता है आपका और भी इंटरव्यूज़ लाइंड अप एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट. क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, क्वेश्चन सोशल मीडिया पर हर जगह पूछे जा रहे हैं और हर जगह अब मुझे पता है आपसे हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं. जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से ऑन आज़म खान एंड शोएब मलिक. Why Azam Khan was selected over Sarfaraz and why Shoaib Malik is not part of the squad. ये मैं सिर्फ, मुझे पता है आप ये पहले भी इसके जवाब दे चुके हुए हैं, लेकिन जो हमारे शो की ऑडियंस है उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप इन दो पे प्लीज़ कमेंट कर दें. देखिए, उसमें बात वही है जो मैंने शुरू में की थी कि टीम के अंदर आपके रोल्स क्या, किस रोल पे कौन सा प्लेयर फिट होता है. और अगर आप शोएब मलिक की बात करते हैं तो वो शायद उस रोल में फ़िट हो सकता था जो कि मोहम्मद हफीज़ का टीम के अंदर है, कि जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, जो उनका टीम के अंदर रोल मौजूद है. अगर आप दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली आपको हफीज़ को उस पर एज मिलता है. लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे जी कि शोएब इज़ अ बेटर प्लेयर ऑफ नंबर 5 एंड 6, इस चीज़ पे मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा कि वो उस नंबर के लिए वो सूटेबल नहीं थे. ये बात उन्होंने खुद भी मुझे बोली थी कि वो नीचे नंबर्स के प्लेयर्स नहीं है. लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं सारी कि अगर वो कंसिडर हुए भी थे तो वो हफीज़ के साथ उनका एक मैचअप बन रहा था कि उस रोल के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें हफीज़ को एज मिला. आज़म पे बता दें, आज़म पे कर दें, क्योंकि वो तो राशिद भाई ने भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा उस दिन लड़ाई की है. तो आज़म खान पे एक जल्दी से समरी देते ताकि हम फिर आगे प्रोसीड कर लें. नहीं, वो देखें, जब आप थोड़ा सा क्रिकेट से हटे हुए होते हैं, आपका वो नहीं होता ना, इन टच नहीं होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं. तो अगर कोई मुझे कहता है जी कि आज़म खान ने विकेट कीपिंग नहीं की हुई है तो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब ये सही बात नहीं है. उसमें अगर आप देखते हैं आज़म खान कीपिंग करता आ रहा है, डोमेस्टिक में भी उसने की है और उसके अलावा भी. अब सबसे बड़ा जो है कि 15 के अंदर मैंने कहा है कि अगर हम 2 स्पेशलिस्ट, मतलब जैसे आप कहते हैं जी कि हम फलाना कीपर डाल देते हैं, लेट्स से कोई और कीपर डाल देते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको एक ना एक चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. एक बॉलर आपका कम हो जाएगा, एक बैट्समैन आपका कम हो जाए. बाकी सारी टीमें भी आप देखते हैं और पाकिस्तान टीम भी आप देखें कि आपका जो सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन है वो मोर ऑफ अ बैट्समैन है आपका, क्योंकि वो है तो वो बैकअप विकेट कीपर. अगर ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है ज़रूरत पड़े ही ना आपको सेकंड विकेट कीपर की, लेकिन ही शुड बी गुड इनफ टू बैट एनीवेयर इन द बैटिंग ऑर्डर. और हमारी जो सिनारियो के अंदर
जगह बन रही थी वो 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे बन रही थी। तो उसमें मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप मुझे बता दें कि 5वें, 6ठे या 5वें को भी छोड़ दें, 6ठे, 7वें नंबर के ऊपर अगर हमारा कोई विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर आता है तो वो कौन सा बैट्समैन आता है? बाकी नाम भी आपके सामने है। तो आई थिंक रेहान और हैदर आप दोनों मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पे आप कौन सा ऐसा विकेट कीपर है जिसको आप कंसिडर करते हैं? मैं नंबर 4 पर सरफराज को खिलाकर आपका मिडिल ऑर्डर बीफ अप कर देता। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू 4 फॉर की तो योर बात ही नहीं हो रही ना। वसीम भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे पूरा पता है कि आपके इस वक्त और इंटरव्यूज भी लाइंड अप में, बट थैंक यू सो मच, इट वाज रियली रियली नाइस टू हैव यू हियर। वक्त हो रहा है जी हमारे ब्रेक का, हम के बाद वापस आएंगे तो वील डिस्कस दिस फर्दर। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो एटलीस्ट ये है कि खुलकर एक आपको हम रिप्लाई आया फ्रॉम द चीफ सेलेक्टर, वी पुट द क्वेश्चंस दैट वर पुट बिफोर अस टू आस्क हिम, हमने वो भी कर दिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल एनालाइज द आंसर्स दैट वर गिवन टू अस बाय द चीफ सेलेक्टर एंड वील आल्सो कवर सम ऑफ द अदर न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। हमारे पहले 2 सेगमेंट में हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद असीम साहब, चीफ सेलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनसे पाकिस्तान टीम के बारे में बात हुई, जरा हमने ज़्यादा डिटेल में बॉलिंग ऑप्शन पे पहले ज़्यादा कॉन्वर्सेशन की थी, हमारे पास वक्त कम था तो माजरत, लेकिन हमने कोशिश की कि जितने ज़्यादा सवाल हम डाल सकें उनके सामने रख सकें वो हम रखें। रेहान, योर opinion on his answers, are you satisfied, are you happy? I think 100% has satisfaction किसी भी selector से नहीं हो सकती, even to the point के अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे 100% satisfied, मैंने कहा अच्छा चल 100% satisfaction नहीं हो सकती। 100% satisfaction even we work in franchise cricket हमसे भी नहीं होती लोगों को, which is fine. I hope कि the vision that he talks about के नंबर 5 नंबर 6 की जो बात हो रही है बार बार, और पहले हमने पॉइंट आउट किया कि हमने 17 डिफरेंट प्लेयर्स को उन रोल्स के ऊपर ट्राई किया है। तो अब अगर एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, दैट मैसेज नीड्स टू कम फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी, द कैप्टन, द हुएवर द कोचेस, के उनको एक कंसिस्टेंट रन दिया जाए। और इट्स एंड आई नो जब स्क्वाड अनाउंस हुई तो काफ़ी इशूज़ से, मुझे अभी भी स्क्वाड से इशूज़ हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, बिकॉज अगर आप स्टेटिस्टिकली अपनी टीम देखें तो एक साइड पे अगर आप कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना है, तो आपको फिर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को उतना टाइम भी देना है एट इंटरनेशनल लेवल। अब बेसिकली अगर आप पिछले 1 साल की बात करें और स्क्वाड देखें जो पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई है, तो द स्ट्राइक रेट्स इन द PSL फॉर सम ऑफ दीज गाइस, उनमें जो टॉप 2 थे वो आसिफ अली और सोहेब मकसूद थे, वो बोथ पार्ट ऑफ दिस टीम। हफीज़ वाज वन ऑफ द टॉप 8, खुशदिल वाज अप देयर एज वेल। जो इसमें है वो शान मसूद, सरफराज, शोएब मलिक एंड शर्जील खान वर दी अदर 4 ऑप्शंस इन ट्रेड, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रोल दे आर गोइंग टू गेट इन द टीम। तो अगर टीम अगर कैप्टन सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ के ऊपर, वाइस कैप्टन, कैप्टन, सेलेक्टर एंड हेड कोच, हुएवर इज गोइंग टू बी इन चार्ज, इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं किसका क्या रोल होगा। How can whoever is going to be in charge be satisfied with this unless they already know No, whoever is but- going to be in but- charge? but- जो by the way होता है, ये नहीं है कि नहीं होता। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि 10th अक्टूबर तक अभी टाइम है, तो वी नीड टू कंसिडर दैट हुएवर इज गोइंग टू गेट दैट जॉब, चाहे वो शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसी हो या कुछ हो, उसका थोड़ा से होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी टीम ग्राउंड पर जाती है तो द कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल एंड द कोच इज रिस्पॉन्सिबल, तो उनकी इनपुट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुएवर गेट्स दिस जॉब शुड गेट सम इनपुट, और ये डिसीजन 10th अक्टूबर से पहले हो जानी चाहिए ताकि कोच को भी थोड़ा टाइम मिले, जो भी बंदा आ रहा है उसको थोड़ा टाइम मिले, या अपनी टीम जो वो लेके आ रहा है उसको थोड़ा टाइम मिले टू एडजस्ट विद द प्लेयर्स एंड मेक देयर ओन डिसीजंस। बिकॉज जब वर्ल्ड T20 होगा तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो जो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है वो उसको एक कप्तान को देनी पड़ेगी और हेड कोच को देनी पड़ेगी, तो उनकी डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट व्हेन एवर दे कम इन। लेट्स सी हाउ दैट गोज, पर 10th अक्टूबर तक पाकिस्तान के पास टाइम है। इट्स नॉट ऑल, वैसे टेक्निकली तो 16 अक्टूबर तक टाइम है। टेक्निकली तो आपके पास एंड तक भी टाइम होता है, तो यू कैन इवन से कि जी इंजरी हो गई है या कुछ हो गया, सो यू कैन चेंज दैट। बट अभी ये है कि अगर ये स्क्वाड अनाउंस हुई है तो अब 7 T20s आ रहे हैं वर्ल्ड T20 से पहले, और अगर आपको मिडिल ऑर्डर की कंसर्न है तो वो 7 के 7 मैचेस में आप मिडिल ऑर्डर को चांस से विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड T20। माई बिगेस्ट इशू विद सिलेक्शन ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, मैनेजमेंट ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, वो एक ही है कि कंसिस्टेंटली
किसी भी बंदे को सिवाय 4-5 आपके एस्टैब्लिश प्लेयर्स के रन नहीं मिला. That is why the middle order could not be developed in white ball cricket. अच्छा, आपने बात की कि कैप्टन की अकाउंटेबिलिटी होती है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो आंसरेबल होता है, हेड कोच आंसरेबल होता है, जो भी उस वक्त का हो. और ये हमें कल काफ़ी हद तक बात ये वाज़ेह होगी. कल काफ़ी ज़्यादा ममालिक ने अपनी टीम्स का इनिशियल टीम्स की अनाउंसमेंट की. इंग्लैंड ने कल अपनी स्क्वाड अनाउंस की, वेस्ट इंडीज़ ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की, बांग्लादेश ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की, अफ़गानिस्तान ने अपनी स्क्वाड अनाउंस की. लेकिन अफ़गानिस्तान की स्क्वाड अभी अनाउंस ही हुई थी, तो हमारे इधर स्क्वाड अनाउंस होने के कुछ देर बाद हेड कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया था. वहाँ पर अफ़गानिस्तान की स्क्वाड अनाउंस होने के कुछ ही देर बाद, लिटरली मिनटों के बाद, अफ़गानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने रेजिग्नेशन दे दिया था. और उन्होंने कहा था कि जी मैं एज अ कैप्टन फील करता हूँ कि मेरी से होनी चाहिए थी इस स्क्वाड में, मेरी से नहीं है, इसलिए मैं इसे रिज़ाइन करता हूँ. एंड उन्होंने ये वाली बात को उस तरीके से सीरियसली लिया. उसमें आई थिंक जो एक दो सिलेक्शन जो सबसे ज़्यादा कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू हुई थी, वो कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो पहले उनके सिस्टम में काफ़ी अरसे से डिस्कार्ड हो गए हुए थे, उन्हें नहीं खिलाया जा रहा था और एकदम से वो वापस आए थे. उनमें से एक तो आई बिलीव शपूर ज़ादरान थे. और शपूर ज़ादरान का तो मतलब वो कोई वाली बात है ना कि जब थोड़ा सा यार आपको भी सेंसिबल होकर चलना पड़ता है. दो तीन दिन पहले आपका चेयरमैन अपॉइंट होता है, आप उसे मुबारक देते हैं और अगले दिन आप स्क्वाड में होते हैं, तो ऑप्टिक्स के लिए भी ये ठीक नहीं. और दूसरे मोहम्मद शहजाद प्रॉबली इज़ अ गुड कॉल बिकॉज ही इज़ गोइंग टू बी द एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर दैट्स गोइंग टू बैक. बट दिस वाज राशिद खान्स reaction to not getting involved in the consultation process? I think Afghanistan की जो टीम है उसके ऊपर to comment on it, I think there are a lot of issues going on in Afghanistan. There are a lot of changes going on in Afghanistan right now. So obviously there were going to be some decisions which were not going to go in favor of the captain. लेकिन वही बात है कि all the good work जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले 4-5 सालों में किया है, और अफगानिस्तान अब इस लेवल की टीम है कि वो वर्ल्ड T20 के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती है. और दे इन UAE वगैरह दे आर अ गुड इनफ टीम टू एक्चुअली गिव कंपटीशन टू एनी टीम इन द वर्ल्ड. तो इट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट कि ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं बिकॉज वर्ल्ड T20 के अंदर एक गुड अफगानिस्तान टीम, अ वेल जेल्ड अफगानिस्तान टीम वुड हैव बीन ग्रेट फॉर द टूर्नामेंट बिकॉज द फ्लेयर दैट सम ऑफ. यार वैसे मैंने ये फील किया कि पहले जितना मर्जी भी इशू चल रहा हो ना, जब कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो आप इन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म भी एक और चीज़ है इसमें मेरी एक थ्योरी है ऑन नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल. अगर आप कहीं भी अंडरडॉग हैं, सो इवेंचुअली योर टीम विल डू वेल एज अ रिजल्ट ऑफ सम केओस दैट हैपेंस बिफोर अ मेजर इवेंट बिकॉज दैट जेल्स पीपल टुगेदर, दैट ब्रिंग्स यू टुगेदर. ठीक है, ये सिर्फ क्रिकेट की एग्जांपल नहीं, पाकिस्तान की लोग 92 की एग्जांपल देते हैं, यू नो वर्ल्ड T20. अच्छा वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वसीम ने ये हमारे आगे इधर भी बात की और एक दो मौक़ों पर और भी की. उन्होंने कहा आप 92 ले लें, आप वो कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज़ ले लें, आप 2009 वाली टीम ले लें, फ्रेश लड़के आए थे और वो जीत गए थे, तो हमारा हिस्टोरिकल ये. तो फिर हम एक ये मतलब ये एज एन आर्ग्यूमेंट it can be considered an omen, but as an argument I'm not going to buy into it, क्योंकि फिर तो वही बात होगी कि हर वर्ल्ड कप से एक महीना पहले आप सारे डेब्यूटेंट्स को ले आओ. It's not a solid argument. It's a little reductive. और जो भी 92 की बात करें तो it was based on two really experienced guys जो आपके थे, इमरान खान एंड जावेद मियांदा, stepping up in the semi-finals and the final. उधर सलीम मलिक was also an experienced guy playing there काफ़ी अर्से. Yeah, and so basically the theory about like Pakistan doesn't choose to do chaos before tournaments, it happens. Yes. That is not an argument, ठीक है. That's not an argument. But जो out of chaos what happens is कि जब भी Multan Sultans won the PSL this season, Multan had one win after 5 matches, and then they almost had to win every match to win the tournament. And there comes a point जब कोई भी sports team when you have nothing to lose, everyone gels together, which you have witnessed yourself. Everyone gels together कि अभी हमने outside noise को बिल्कुल ख़त्म करना है. We need to prove everyone wrong and we need to set ourselves small targets and then get to what we want to achieve. When you have nothing to lose, आपका fear of failure ख़त्म हो जाता है. And I think that's something for all underdog teams, that if that happens, so that's the best position to be in, especially for a country like Pakistan. पाकिस्तान के साथ आई हैव नेवर बीन कंफर्टेबल जब पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में एज वन ऑफ द फेवरेट्स जाता है. आई एम फार मोर कंफर्टेबल व्हेन दे आर द अंडरडॉग्स बिकॉज देन ऑल. आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पाकिस्तान विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी
इज के जब इंडिया से मैच हार गए एंड इवन बाद में नथिंग टू लूज, आपने सारे नथिंग टू लूज, मिकी अपने इंटरव्यूज में इतनी दफा कहता रहा कि वी हैड हिट रॉक बॉटम। अच्छा वक्त आ रहा है जी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी मैंने बात करनी थी। इंग्लैंड ने स्क्वाड अनाउंस की, इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस की, साउथ अफ्रीका ने स्क्वाड अनाउंस की, अफगानिस्तान ने की, बांग्लादेश ने की, वेस्ट इंडीज़ ने की। ये सारी स्क्वाड्स पर आने वाले दिनों पर हम कोशिश करेंगे कि बात करें, लेकिन जो एक टेक अवे है इन सब में वो ये है कि किसी को मुझे नहीं लगता सही तरह समझ आ रही है कि उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करना है इन पिचेस से। इंग्लैंड की स्क्वाड में 7 फास्ट बॉलर है, इंडिया की स्क्वाड में 5 एज इन 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर है। इंग्लैंड तो चलो ठीक है ना, सारे उनके फास्ट बॉलर्स बैटिंग भी करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग जब हम इन्हें डायसेक्ट करेंगे कि किसकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द वर्ल्ड कप एंड फ्रॉम द पिचेस। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल डिस्कस योर ट्वीट्स ऑन द शो। देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आपके सवालात पे बात करने से पहले, जिसने आपको पता है हम बाकी इवेंट्स लाते हैं और रेड बुल हमेशा हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा कोई इवेंट दे देता है कवर करने के लिए जो एकदम से हम कहते हैं यार अच्छा ये हो भी रहा था और ये तो अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो रेड बुल का जी होने लगा है मोबाइल ई स्पोर्ट्स ओपन, जिसे MEO कहते हैं। रेड बुल MEO हो रहा है जो 4था एडिशन होगा इसका ग्लोबली। पाकिस्तान में ये सीज़न 2 होगा और ये सिर्फ you won't believe the sport, it's going to be PUBG in Pakistan and that's going to be phenomenal। तो पिछले साल RXN पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान लेग ऑफ द प्रोजेक्ट, और 2 टीमें थी पाकिस्तान से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड फाइनल्स में। इस साल वर्ल्ड फाइनल्स तो नहीं है, लेकिन जो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टॉप टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू गेट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले देयर स्किल्स। और इसमें इस साल जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो 15 सितंबर को क्लोज होंगी। सारे क्वालिफायर्स ऑनलाइन खेले जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कोविड प्रोटोकॉल्स को दिमाग में रखते हुए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप समझते हैं कि आप PUBG के शेर हैं, तो अपने आप को रजिस्टर करें। redbull.com पे जाएं। मिनिमम 4 खिलाड़ी और मैक्सिमम 5 खिलाड़ी हो सकते हैं पर टीम। So I think it is going to be an interesting thing to take part in। और हम भी आने वाले इस पे जैसे अपडेट होगी, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, इस पर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और जो विनर होगा उससे भी कोशिश करेंगे कि उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि this is going to be a bigger event than anything। I absolutely love this event and the reason for that is कि a lot of people think कि e-gaming या कुछ जो है उसका क्या फ़ायदा है। तो basically these are now professional sports। These are professional sports and it's great कि Red Bull is doing this। It is great that people are playing PUBG and I am so happy to say this कि a lot of platforms normally लोग कहते हैं जी ये क्यों हो रहा है, ये बच्चे ख़राब हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, but there's actually future in this and it's good to see कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मेरा तो आप वो क्या बच्चे ख़राब वाली क्या बात है यार, मेरा तो अपना बच्चा मॉर्टल कॉम्बैट का प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहता है। मेरे साथ ट्रैश टॉक भी वो ट्रैश टॉक वो रेहान चाचू के साथ ट्रैश टॉक भी उसकी रेगुलर हो रही होती है। अच्छा जी, अब चलते हैं ट्वीट्स की तरफ। हमारे पास अगेन बहुत ज़्यादा आपके ट्वीट्स आए। हम पहले तो चाह रहे थे कि हम आपको पहले बता दें कि चीफ सिलेक्टर साहब हमारे साथ शो में होंगे तो अपने सवालात भेजें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चक्कर ये था कि बिल्कुल ये लास्ट मिनट पे कॉन्फर्मेशन हुई थी, तो वी कुडंट डू दैट। लेकिन हमने कोशिश यही की कि काफ़ी ज़्यादा जो सवालात हमारे पास आए हमने वसीम साहब के आगे रखे। लेकिन अभी के लिए ट्वीट्स रेहान के लिए और मेरे लिए, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ। लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। पहला सवाल ये है कि why not a coach like Ricky Ponting? I'm sure if PCB offers him good money, he can come। सवाल ये है इमरान साहब, what is going to be good money? क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि रिकी पॉन्टिंग की इस वक्त एग्जिस्टिंग कोचिंग असाइनमेंट्स हैं और वो बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छी उनका पे स्केल है। हमारे इधर तो मिसबा को अगर एक्स अमाउंट मिलता है तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं, यार आप इसे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो सारे बड़े बड़े कोचेज़ हैं, स्पेशली जो IPL वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम दूसरी टीमों का भी मुवाजना करें, और ऑब्वियसली बात है हम हमेशा इंडिया का करते हैं, Ravi Shastri gets what in excess of $10 million? Yeah. $10 million, yeah, something right? like that. And basically आप ये जो बात कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, या $1 million, गुड मनी, जो भी, आई एम नॉट श्योर, बट डॉलर्स में बात कर रहा हूँ मैं। गुड मनी की पाकिस्तान में बात करते हैं और साथ यू वांट द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड और वो सब कुछ चाहते हैं, पर जैसे ही कोई कोच आता है तो सारे कहते हैं इसकी पहली चीज़ पे क्वेश्चन होता है इसकी पे कितनी है। yes. मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में
अगर रिकी पॉन्टिंग कुछ ना भी कर रहे होते, उनकी प्लेयर यूनियन की वजह से ही वुड गेट पेड मोर मनी देन पाकिस्तान का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, अगर वो कुछ ना कर रहे होते, ठीक है, बिकॉज देयर वुड बी सिक्योरिटी फॉर हिम देयर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनकी स्टेट टीम्स होती हैं, स्टेट टीम की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम है, उनके सेकंड थर्ड टीम के प्लेयर्स जो हैं उनकी सैलरी इज़ मोर देन पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, ठीक है। तो पैसे के मामले में तो हम करीब भी नहीं आते। तो अगर आपने ये करना है तो I am all for it, and then PCB needs to spend money, and then also people need to realize the criticism needs to stop on how much money they are spending. यार अभी तक वो आई थिंक वो क्या वसीम खान के 3 साल होने वाले हैं टिम्योर में, अभी तक तो वसीम खान की सैलरी पर सवालात उठते हैं। तो हेड कोचेस और कोचेस स्पेशली अगर आप एक सीरीज हार गए तो ये कहेंगे जी हम एक्स अमाउंट ऑफ पैसे देते हैं, वो पैसे किधर जा रहे हैं, तो इस टाइप की फिर तनकीद भी नहीं प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिलती इस मुल्क में, सो लाइक वी आर वन ऑफ द लोएस्ट पेइंग, वो भी अभी तक उसका पीस रहता है। अच्छा जी, अगला सवाल लेते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्यूचर, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रोहेल नज़ीर? ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक runs and scored of FC century versus New Zealand A, but Mohammad Haris has been preferred over him, who hasn't played much. Ali Haider का सवाल है, रेहान। I think Rohail, I've worked with Rohail twice in the PSL. I worked with him once. आपने उसके साथ एक दफ़ा काम किया। Rohail has all the gifts, all the talents to become a really good player. और Rohail की एक चीज़ आप ये याद रखें, Rohail has time on his side. He is very young. He's learning the art of batting. He knows how to play the strokes and everything. But अगर वो ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो उनको इनिंग्स बिल्ड करना आएगी। तो अभी रोहेल के पास सारे गिफ्ट्स हैं, needs to learn how to build an innings. And Rohail, we all know Rohail, the gift that he has and everything, needs to develop a little bit of his power game, which I think वो कर रहे हैं, muscles भी develop कर रहे हैं, but that will take time. जहाँ तक हारिस की बात है, I think bright young talent, everyone knows कि he's a really bright talent, but again he will need time as well. This doesn't happen overnight. It's an entire process, and you expect the किसी player से अगर आपने उसकी peak expect करनी है, that is between the age of say 26 to 32, नहीं? Yeah, बैट्समैन के लिए आप 28 भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हेन दे लर्न हाउ टू स्कोर रन। लाइक स्ट्रोक प्ले तो पहले आ जाती है आपको, लेकिन हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स वो आपको विद टाइम आती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को जी ले लें प्लीज, स्क्रीन पर ले लें लास्ट क्वेश्चन को, देन वी विल वाइंड अप द शो। Shaky and weak middle order likes of Maqsood, Asif, Khushdil, Azam against quality spin bowling, including New Zealand, Afghanistan, Bangladesh, which are in Pakistan's group. Will these batsmen survive and tackle the pressure situation against them? Records suggest that they will always fail. नहीं, they will not always fail. अगर आप स्पिन का कहते हैं, आज़म का आधी जगह तो आप ट्विटर पे ये जस्टिफिकेशन करते हैं वो स्पिन को अच्छा खेलता है, आधी जगह पर आप कहते हैं कि जी वो नहीं खेल सकेगा। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग असेसमेंट एज फार एज दिस इज कंसर्न। लेकिन रेहान, जस्ट अ क्विक समरी। आई थिंक पहले ही कह देना कि जी ये सब फेल हो जाएंगे, आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर, एंड दैट्स अ नेगेटिव। और दूसरा, आप वही मैं बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को टीम में लेना है और फिर आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज इग्नोर करें। ठीक है, डोमेस्टिकली जो प्लेयर्स के नाम लिए गए, सोहेब मकसूद का डोमेस्टिक सीजन one of the greatest T20 years anyone has had in Pakistan. And I'm not talking about just the PSL, National T20 Cup as well. जी जी, ठीक है। आसिफ अली, खुशदिल had an unbelievable year, ठीक है। तो आई मीन वो आउट ऑफ फॉर्म थे पाकिस्तान टीम में, लेकिन आप कहते हैं कि जी किस परफॉर्मेंस पे वो वापस टीम में आए, तो खुशदिल अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे वापस टीम में आए हैं, कि जिस तरह वो नेशनल T20 कप खेले हैं, जिस तरह वो PSL खेले हैं, तो वो डिजर्व्स अ स्पॉट एंड इज अ लेफ्ट हैंडर। आई वुड हैव प्रेफर्ड वन मोर लेफ्ट हैंडर। यस। अच्छा, मुझे तो वैसे वो वाली बात है ना जो आप बार बार कहते हैं कि 10 अक्टूबर तक टाइम है। आई हैव अ फीलिंग प्रोबेबली वन लेफ्ट हैंडर विल कम इनटू द टीम बाय दैट टाइम। आई थिंक लेफ्ट हैंडर एक और हो तो आपको थोड़ी सिक्योरिटी इस तरह मिल जाती है, अगर दूसरी टीम के एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है तो आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए वहाँ पर। सही। अच्छा रेहान, हमने शो वाइंड अप करना है, लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट की थी मोहम्मद वसीम के इंटरव्यू में, वो बार बार कह रहे थे रेहान को पता है, रेहान को पता है, रेहान को पता है। तो जरा बताएं तो रेहान को क्या पता है, क्योंकि मुझे तो उनकी बात से ये लग रहा था ये टीम आपने बनाई है। मैंने ये टीम बनाई होती तो आपको ही पता कि टीम में कौन कौन खेल रहा था। मैंने कोई नहीं ये टीम बनाई। पता इस तरह है कि मैंने उनसे 2-3 दफ़ा सवाल पूछे हैं ऑन सम सिलेक्शंस एंड ही इज़ बीन काइंड एनफ टू रिप्लाई टू देम। चलो, दैट्स वेरी वेरी गुड। ये मैंने कहा क्लैरिफिकेशन दे दूँ इससे पहले कि बाद में सारे पूछे कि ये बार बार क्या रेफरेंस हो रहा था। ये था जी हमारा आज का शो।
आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। आई अंडरस्टैंड कि कुछ सवालात ऐसे हो सकते हैं जो हमने मिस करा दिए एज़ फार एज द चीफ सेलेक्टर वाज कंसर्न, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, वो इस वक्त इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सवाल कहीं ना कहीं से ज़रूर कवर हो चुका होगा। हमने कोशिश यही की थी कि जो बात करें हम सामने एविडेंस स्टैट्स के साथ रख के करें। रेहान उल हक और हैदर अज़हर को अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।